हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इनकम टैक्स के डिडक्शन और एग्जम्पशन के सारे सेक्शन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले स्टार्ट किया है इनकम टैक्स का डिडक्शन, जिसमें हम ऑलरेडी कुछ सेक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और चैनल पर अपलोड भी कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80G। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सेक्शन को आसान भाषा में, और ए टू जेड सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये आता है कि सेक्शन 80G होता क्या है। तो सेक्शन 80G जो है ये आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन प्रोवाइड करता है अगर आप डोनेशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे डोनेशन के डिडक्शन आपको नहीं मिलते हैं। अगर आपने किसी सर्टेन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन या फिर फंड में डोनेशन किया हुआ है तो ही आपको डिडक्शन मिलते हैं, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलते हैं। इसलिए जब भी आप डोनेशन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप डोनेशन कीजिए आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन को आप डोनेशन कर रहे हैं क्या वो इंस्टीट्यूशन इलिजिबल है डिडक्शन के लिए या फिर नहीं है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इलिजिबिलिटी क्या है इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए, कौन कौन डिडक्शन ले सकता है। तो अगर आप कंपनी या फिर नॉन कंपनी हैं तो आप दोनों डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप कंपनी हैं तो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, अगर आप नॉन कंपनी हैं तो भी आप सेक्शन 80G में डिडक्शन ले सकते हैं। कौन कौन से पर्सन है, जैसे अगर आप इंडिविजुअल हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, एचयूएफ है, एनआरआई है, कोई अदर पर्सन है, तो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप न्यू टैक्स सीजन में फाइल करेंगे तो आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आपको डिडक्शन लेना है तो आपको ओल्ड टैक्स सीजन में ही फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 80G में डिडक्शन लेने के लिए मोड ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, मतलब डोनेशन का जो पेमेंट है जो आप डोनेशन कर रहे हैं वो आप चेक से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। लेकिन कैश में मैक्सिमम 2000 ही अलाउड है। ठीक है, आप चेक से कितना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट से भी जितना मन करे उतना कर सकते हो, बट कैश में मैक्सिमम लिमिट 2000 है। उससे ज्यादा अगर आप डोनेशन करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2000 का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा डिडक्शन आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो चेक या फिर कैश में डोनेशन नहीं करते हैं, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में डोनेशन नहीं करते हैं। बहुत लोग इन काइंड में डोनेशन करते हैं, जैसे फूड डोनेट कर दिया, क्लॉथ्स डोनेट कर दिया, कोई मटेरियल डोनेट कर दिया, मेडिसिन वगैरह डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये सब जो डोनेशन होते हैं ना, इनका डिडक्शन आपको नहीं मिलता। मतलब जो इन काइंड वाले डोनेशन है, ठीक है, अदर देन मनी वाले जो डोनेशन है उसके डिडक्शन आपको सेक्शन 80G में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमको कितने अमाउंट तक का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। सॉरी, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, कैटेगरी ए बी और कैटेगरी सी और डी होता है। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो होता है उसके लिए कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। जो कैटेगरी बी, सॉरी कैटेगरी सी और डी जो होता है उसके लिए एक क्वालिफाइंग लिमिट दिया गया है। ठीक है, टोटल 4 कैटेगरी है, कैटेगरी ए बी सी डी। ए में 100%, बी में 50% मिलता है, सी में 100% मिलता है और डी में 50% मिलता है। ठीक है, अब हम कैटेगरीज देखते हैं, कौन सी कैटेगरीज में डोनेशन करने पे कितना मिलता है। जैसे अगर हम कैटेगरी ए की बात करें तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है, अगर आप इनमें डोनेशन करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा बिना किसी लिमिट के। ठीक है, कहाँ पे डोनेशन करना है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, लिस्ट पूरी दी हुई है। जैसे नेशनल डिफेंस फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हो गया। ठीक है, बहुत सारे फंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ धीरे धीरे, आप एक बार रीड कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, इनमें अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है बिना किसी लिमिट के। ठीक है, फिर आता है कैटेगरी बी वाली। कैटेगरी बी में कुछ ही फंड दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें आप डोनेशन करते हैं तो आपको 50% डिडक्शन ही मिलता है। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए का डोनेशन किया तो आपको मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, मतलब 50% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। बाकी ये जो 3 फंड है ना, ये 3 फंड को हटा दिया गया है। मैंने इसलिए डाला हुआ है यहाँ पे ताकि अगर आप इनमें डोनेशन करते हैं तो एक बार आपको पता चले कि ये फंड को हटा दिया गया है। अगर आप ये नीचे के 1 2 3, मतलब जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन, इन तीनों में डोनेशन अगर आप करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनको हटा दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, तो कैटेगरी बी वाले जो डोनेशन है ना, जिनमें एलिजिबिलिटी है 50% का, उसमें सिर्फ एक ही है, प्राइम मिनिस्टर्स डॉट रिलीफ फंड, सिर्फ इसमें ही आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आता है कैटेगरी सी वाली। ठीक है,
इसमें जो लिस्ट दी गई है इनमें अगर आप डोनेशन करते हैं तो कैटेगरी सी में आपको 100% डिडक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग लिमिट है, मतलब सब्जेक्ट टू 10% एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या होता है आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, पहले हम लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ बस ध्यान ये दीजिए कि 10% का लिमिट डाला गया, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% का लिमिट है। ठीक है, 100% डिडक्शन ले सकते हो आप, लेकिन मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अभी कैटेगरी सी में अगर हम देखें तो अगर आप डोनेशन करते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट को करते हैं या फिर लोकल अथॉरिटी को करते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन को करते हैं जिनका मेन इंटेंशन ये है फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव के लिए, तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी कंपनीज में आप डोनेशन करते हैं जो डोनेट करती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में या फिर सिमिलर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। या फिर कोई ऐसी कंपनी में करते हैं जिनका पर्पस बेसिकली है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर स्पॉन्सर करते हैं स्पोर्टिंग इवेंट को इंडिया में, तो उनमें अगर आप डोनेशन करते हैं तो 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मैक्सिमम 10% मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर आता है कैटेगरी डी। कैटेगरी डी क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको 50% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सेम लिमिट यहाँ पे भी दिया गया है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा और 50% तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कहाँ पे डोनेशन करना पड़ेगा जहाँ पे हमको मिलेगा, तो यहाँ पे अगर आप डोनेशन करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, लोकल अथॉरिटी को या फिर चैरिटेबल पर्पस को, बट उनका जो इंटेंशन है वो फैमिली प्लानिंग प्रमोशन पे नहीं है, ठीक है, तो आपको 50% मिलेगा। अगर फैमिली प्लानिंग प्रमोशन पे है तो 100% मिलेगा। देखिए यहाँ पे आता है फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव क्या है तो 100% तक मिलेगा, अगर नहीं है तो 50% मिलेगा। ठीक है, या फिर आप कंट्रीब्यूट करते हैं किसी इंडियन अथॉरिटी को जो कि डेडिकेटेड है बेसिकली हाउसिंग डेवलपमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में, विलेज को इन्हांस करने के लिए, तो उसमें 50% का डिडक्शन आपको मिलने वाला है। या फिर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मतलब डोनेशंस करते हैं जिनका बेसिकली मेन इंटरेस्ट या फिर मेन एम जो है वो माइनॉरिटी के कम्युनिटी के तरफ है, तो वहां पे भी आप 50% का डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप फंडिंग वगैरह करते हैं जहाँ पे रिपेयर्स या फिर रिनोवेशन किया जा रहा है रिलीजियस साइट जैसे टेम्पल्स, मॉस्क और गुरुद्वारा, चर्च और अदर्स, तो वहां पे भी आप 50% डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेक्शंस है ना, सेक्शन 80G, इनमें डिडक्शन लेने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, बट एक बार आप प्रॉपर्ली समझ गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से डिडक्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कैटेगरी सी जो है, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में यहाँ पे 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का लिमिट है। तो अभी सवाल ये आता है कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे बता रहा हूँ कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम वो इनकम होता है जहां पे आपको पहले आपका पूरा इनकम ऐड कर लेना है, सारे हेड्स वाले जो इनकम है सारे ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद आपको क्या क्या चीजें लेस करनी है, सेक्शन 80 से लेकर सेक्शन 80U के जो डिडक्शन है 80G को छोड़ के वो सारे लेस करने हैं। इसके बाद ऐसे इनकम जिस पे टैक्स आपको नहीं पे करना है वो आपको लेस करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको हटा दीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको हटा दीजिए, और कोई इनकम है जो सेक्शन दिया गया है उसको हटा दीजिए। वो हटाने के बाद जो आपका इनकम बचता है वो आपका होता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ एक, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख रुपए है और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख है, आपका सेक्शन 80C का डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए और सेक्शन 80D का डिडक्शन है 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये जो जितने भी है ना सारे लेस करने के बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अभी इसका 10% मतलब 1 लाख, मतलब अगर आप कैटेगरी सी या फिर कैटेगरी डी में आते हैं तो आप मैक्सिमम 1 लाख तक का ही डिडक्शन ले सकते हैं। आप कितना भी डोनेशन कीजिए, मैक्सिमम 1 लाख तक का। ठीक है, उससे ज्यादा आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमने डोनेशन तो कर दिया, ठीक है, डोनेशन करने के बाद अभी मुझे अगर इनकम टैक्स में डिडक्शन लेना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, फिलहाल आईटीआर फाइल करते वक्त आपको कोई भी चीज़ें अपलोड नहीं करनी पड़ती हैं, बट बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती हैं। तो आपको क्या करना है बेसिकली, जब भी आप डोनेशन करते हैं तो आपको एक रिसिप्ट ले लेनी है। ठीक है, डोनेशन का रिसिप्ट ले लेनी है जिसमें लिखा रहता है कि पहले तो ये लिखा रहता है कि जहाँ पे आपने डोनेशन किया है वो 80G में रजिस्टर्ड है, आप 80G का डिडक्शन ले सकते हैं, ये रिसिप्ट में लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद आपने जिसको डोनेशन किया उसका नाम, एड्रेस, पैन सब कुछ रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ रहता है। ठीक है, तो आपको रिसिप्ट ले लेनी है। इसके बाद अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रस्ट ऑफ रिसिप्ट, मतलब कि जो आप जिस ट्रस्ट में आपने डोनेशन किया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप ले सकते हैं रिसिप्ट पे, वो तो मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है सेक्शन 80G का अगर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं ना तो वो ले लीजिए, वो तो और अच्छा है। ठीक है, सेक्शन 80G का सर्टिफिकेट जिसको भी आप डोनेशन करते हैं ना वो आपको देगा। ठीक है, आप उससे इंसिस्ट करेंगे ना तो आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमको सेक्शन 80G का जो डोनेशन है उसको हमको आईटीआर में दिखाना कैसे है।
तो जब भी आप डिडक्शन वाले सेक्शन में जाएँगे और वहाँ पे आप एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पे पहले तो डोनेशन टाइप मिल जाता है। यहाँ पे जो कैटेगरी ए, बी, सी, डी वाले हैं ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसमें से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन-सी कैटेगरी में आप हैं। इसके बाद आपको जिसको आपने डोनेशन दिया उसका पैन नंबर लगता है। यहाँ पे एआरएन नंबर भी है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ले लेंगे तो अच्छी बात है। अब एआरएन नंबर कैसे मिलता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? इसके बाद डोनी का नाम, जिसको आपने डोनेशन दिया उसका नाम, एड्रेस, पैन और बेसिकली पूरा एड्रेस वगैरह लगता है। इसके बाद आपने कैश में डोनेशन किया है तो मैक्सिमम 2000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अदर मोड में किया है तो जितना आपने डोनेशन किया है उतना आप डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी टाइप आप सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे ही आपको एलिजिबल, जो एलिजिबिलिटी है ना, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। अगर आप कैटेगरी सी या फिर कैटेगरी डी आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये एलिजिबिलिटी ना ऑटोमेटिकली 10% वो कैलकुलेट करके आपको देगा। ठीक है? वहाँ पे आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देगा आपको। ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी सवाल ये आता है कि एआरएन नंबर क्या है? क्योंकि एआरएन नंबर का अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो कुछ तो होता होगा एआरएन नंबर। मैं एआरएन नंबर बताऊँ इससे पहले, अगर आप डोनेशन को प्रॉपर्ली फिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कैसे फिल करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी फिल करके दिखाया हुआ लाइव। आई बटन पे लिंक कर दिया है, मैंने वीडियोज़ यहाँ पे आई बटन पे लिंक कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? कैसे फिल करते हैं एटीजी वाला शेड्यूल, ठीक है? अब सवाल ये आता है कि एआरएन नंबर कैसे मिलेगा हमको, ठीक है? तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। एआरएन नंबर के लिए बेसिकली क्या करना होता है, आपने जिसको डोनेशन दिया है ना, जिसको आपने डोनेशन दिया है, मतलब जिस भी ट्रस्ट को आपने दिया है, जिस भी इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दिया है, वो इंस्टीट्यूशन क्या करती है, वो एक फॉर्म सबमिट करती है जिसको बोलते हैं फॉर्म 10 बीडी। वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबमिट करती है। जैसे ही सबमिट करती है, सबमिट करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट जनरेट होके आता है जिसको बोलते हैं फॉर्म 10 बीई। ये बेसिकली डोनेशन का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? जो आपने डोनेशन दिया हुआ है ना, उसका सर्टिफिकेट रहता है और उसमें आपका नाम, पैन सब कुछ लिख के आता है, ठीक है? आपने डोनेशन दिया, आपका भी डिटेल्स आता है और जिसको आपने डोनेशन दिया, उसका भी डिटेल्स आता है, ठीक है? तो फॉर्म 10 बीई ये सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप जिसको आपने डोनेशन दिया, उससे माँगना है कि भाई मेरे को फॉर्म 10 बीई दे दो, जो कि डोनेशन का सर्टिफिकेट है और ये डोनेशन के सर्टिफिकेट के बेसिस पे मैं इनकम टैक्स में डिडक्शन लूँगा, ठीक है? फॉर्म 10 बीई कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखिए एआरएन नंबर, ये रहा एआरएन नंबर। ये एआरएन नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ता है। जब आप एटीडी, सॉरी, यहाँ पे जो एआरएन नंबर दिखाया था मैंने, ये आपको बेसिकली यहाँ पे मिल जाता है। फॉर्म 10 बीई में मिल जाता है। ये आपको माँगना है, जिसको भी आप डोनेशन देते हैं, ठीक है? यहाँ पे डोनी का डिटेल रहेगा कि आपने कहाँ पे डोनेशन दिया हुआ है। फिर डोनर आपका डिटेल रहेगा, आपका पैन सब कुछ रहेगा, अमाउंट रहे कितना डाला है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेंगी, ठीक है? नेक्स्ट सवाल ये आता है कि फॉर्म 10 बीई मुझे माँगना तो है, बट ये फॉर्म 10 बीई की लिमिट है, कुछ टाइम लिमिट है कि कब तक मुझे मिल जाना चाहिए? तो एक फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 31 मई लास्ट डेट रहता है, ठीक है? लास्ट डेट रहता है कंपनीज़ को कि वो सर्टिफिकेट को इश्यू कर दें, ठीक है? तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है और आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं, जनरली लोग आईटीआर फाइल जून, जुलाई में ही करते हैं। जून, जुलाई में ही करते हैं क्योंकि तब तक सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, ठीक है? तो 31 मई तक कंपनीज़ जो हैं वो आपको इश्यू कर देंगी सर्टिफिकेट। अब जब भी आईटीआर फाइल कीजिए, कंपनीज़ जिनको आपने डोनेशन दिया हुआ है, ठीक है? जो भी इंस्टीट्यूशन है, जिसको भी आपने डोनेशन दिया हुआ है, उसको आप बोलिए कि मेरे को फॉर्म 10 बीई दीजिए, ठीक है? जो कि सर्टिफिकेट होता है। आप फॉर्म 10 बीई माँगिए, इसके बाद आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम सारे सेक्शन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 80 से रिलेटेड जितने भी सेक्शन हैं, सारे सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर आप देखेंगे सेक्शन 80 ई, डबल ई ए, डबल ई बी सारे डिस्कस कर चुके हैं। 80 डी के देखें तो 80 डी, फिर 80 डबल डी, 80 डी डी बी, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और 80 डी से रिलेटेड एक सेक्शन है 80 यू, वो भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो अभी 80 जी से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है ना, 80 जी, डबल जी, ठीक है? सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इवन मैंने जैसा कि आपको बताया, डिडक्शंस के जितने भी सेक्शन है सारे डिस्कस करेंगे। फिर एग्जाम्पशन के सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको वीडियोस मिलती रहें और आप सेक्शंस को देखते रहें कि सेक्शंस कैसे वर्क करते हैं। और अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पहले से एक आइडिया रहेगा कि कौन सा सेक्शन आपके लिए एलिजिबल है, सो दैट आप एक अपना टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं और अपना काफ़ी टैक्स आप बचा भी सकते हैं, ठीक है? और एक अनाउंसमेंट और है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनिटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, ठीक है? हम आपको एक्सप्लेन करेंगे म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करा के देंगे, ठीक है? और हम आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकें
और हम भी आपके इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकें, सो दैट कि हम टैक्स प्लानिंग भी आपका कर सकें कि म्यूचुअल फंड जब आप लॉन्ग टर्म में जब सेल करने जाएँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस वगैरह ना पे करना पड़े या फिर आपको टैक्सेस ना देना पड़े, ठीक है? तो वो प्लानिंग भी हम करके देते हैं, सो दैट आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट भी वहाँ पे मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।